में यहाँ पर आपका कोड नंबर होगा, ये देखिए ये आपकी पुस्तिका का कोड नंबर होगा। यहाँ पर आप अपने रोल नंबर भरेंगे, यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखेंगे और अपने साइन करेंगे। आपको साइन वैसे ही करने हैं जैसे आपने एडमिट कार्ड में किए हैं। अब मैं उसके बारे में बता दूं, आपका जो टोटल नंबर होंगे वो होंगे 100 नंबर का वे, और समय होगा 2 घंटे का, और एक आपको OMR शीट मिलेगी और आंसर आपको OMR शीट में ही फिलअप करने हैं। फिलअप करने का मतलब है कि हमें इस प्रकार से भरने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 37 है, उसका आंसर यदि सी है तो सी को पूरा सर्कल अंदर तक करना है। और इसके लिए आपको 2 ही पेन इस्तेमाल करने हैं, या तो अपने ब्लू पेन इस्तेमाल करना है बॉल पेन, या आपने ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है, और कोई भी पेन आपने इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात, जब हम सर्कल करेंगे तो हम किसी भी क्वेश्चन के किसी एक ABCD ऑप्शन में से किसी एक को ही सर्कल करेंगे, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंट होंगे तभी आप सर्कल कीजिए, ठीक है। और जो आते हैं आपको प्रश्न वो आप पहले करेंगे, जिन पर थोड़ा सा आपको लगता है कि मेरे को टाइम लगेगा उसको हम लास्ट के लिए छोड़ देंगे, और जिनके बारे में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो उनको सर्कल कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने एक बार सर्कल कर दिया एंड इफ़ यू वांट टू चेंज योर आंसर, आप चेंज नहीं कर पाएंगे। 2 जगह ब्लैक करने पर आपका जो क्वेश्चन है वो अमान्य हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़कर ना आए। पेपर के समय की बात करूं तो पेपर का जो समय रहेगा वो 11:30 बजे से 1:30 बजे तक का होगा, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे है वो समझ लेते हैं। मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन ये पार्ट 1 है, फिर मैथ्स एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, वो आपका सेकंड में आएगा, और तीसरा है भाषा का परीक्षण, जिसमें आपके लैंग्वेज 4 पैराग्राफ होंगे। 4 पैराग्राफ पर आधारित आपके 5-5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे जो कि आपकी मेंटल एबिलिटी पर है, और इनके नंबर है 50, यानी हर जो क्वेश्चन है 1.25 मार्क्स का है। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप कोई 5 क्वेश्चन सही करते हो तो आपके 4 नंबर उसमें पूरे आएंगे। और उसी प्रकार से अंक गणित परीक्षण में आपके 20 प्रश्न है जिनके 25 नंबर है, और ऐसे ही भाषा के परीक्षण या जो लैंग्वेज का पेपर होगा उसके भी 20 प्रश्न आएंगे जिनके 25 नंबर है। तो टोटल मिलाकर आपके बन गए 100, और इस प्रकार से आपकी मेरिट बढ़ेगी। एक बात और आपने ध्यान रखनी है, अपनी OMR शीट को बिल्कुल भी खराब नहीं करना, कोई भी चिन्ह नहीं लगाना, कहीं से काटना नहीं है, नहीं तो कंप्यूटर उसको रीड नहीं कर पाएगा। जो भी रफ वर्क करेंगे आपको आपके पेपर के सबसे लास्ट में रफ वर्क करने की जगह मिलेगी, या क्वेश्चन पेपर के सामने भी कर सकते हैं, वहाँ होगा तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। और हर आधे घंटे के बाद, हाँ जी, हर आधे घंटे के बाद आपकी घंटी बज जाएगी, यानी 11:30 बजे आपकी पहली बेल बजेगी, फिर 12 बजे बजेगी, फिर 12:30 पर बजेगी, और फिर 1:30 बजे बज जाएगी फाइनल पेपर की, ठीक है। तो आपने बहुत ध्यान से पेपर करना है। जो क्वेश्चंस पहले आते हैं उन्हें आप करेंगे, और जिन पर आपको सोचना है या नहीं समझ में आ रहा है या 2-3 बार रीडिंग करनी है तो वो आप लास्ट में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द पेपर। तो पहला प्रश्न है कि इसमें से ऑड वन आउट आपने निकालना है। तो ये देखिए, ये जो है वो हाफ फिगर है, ये हाफ फिगर है, ये हाफ फिगर कलर्ड है, तो इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि तीनों में ही आपके ट्रायंगल बने हुए हैं, सिर्फ एक में सर्कल है और नीचे एरो है, तो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए यहाँ पर क्यूब बन रहा है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, ये इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दोनों एरो इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ दोनों एरो एक डायरेक्शन में, यहाँ एक एरो, दोनों एरो एक डायरेक्शन में है, बट यहाँ पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट आता है आपको सेम फिगर, समरूप चित्र को चुनना है जो कि एक जैसा दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सिमिलर फिगर है वो दिख रही है ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी सिमिलर फिगर दिख रही है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसकी सिमिलर फिगर दिख रही है आपकी इसमें सी में। तो नेक्स्ट फिगर की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करती हूँ तो ये आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सेम फिगर बनाता है। नेक्स्ट आता है कि हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे जो क्वेश्चन है उसमें से ABCD में से कौन सी फिगर है जो लेफ्ट पार्ट को कंप्लीट करती है। तो यहाँ देखिए, इसको अगर हम कंप्लीट करना चाहें तो इस प्रकार से फिगर बनेगी हमारी, जिसमें ट्रायंगल बनेगा और इस तरह से फिगर बनेगी, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ भी हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको, तो हमारा जो फिगर बन जाएगी वो कुछ यूँ बन जाएगी इस तरह से, तो हमारा ए पोर्शन राइट आंसर होगा।
नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारा ब्लैक जो एरिया होगा वो यहाँ आएगा, इस प्रकार से आएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखिए इसको हम यहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? हमारे पास ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमने पैटर्न को पूरा करना है। यहाँ देखिए प्लस प्लस प्लस, तो नेक्स्ट जो फिगर आएगी उसमें प्लस जो है वो राइट हैंड साइड पर आएगा और यहाँ पर ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए एक ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 14, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, तो नेक्स्ट आ जाएगा 4 ट्राइंगल, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए 1 लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड कर्व लाइन और फोर्थ कर्व लाइन पे हमारे 4 पुल बन जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर आता है, देखिए ये 2 साइड्स हैं, उसके बाद ये 2 साइड का एक ट्राइंगल आ गया है, फिर उसके बाद एक साइड है तो 2 ट्राइंगल्स आ गए हैं। अब तीसरी में क्या होगा कि हमारे पास 3 ट्राइंगल हो जाएंगे और 2 साइड जो है वो ओपन रहेंगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर क्या है, जो रिलेशन इसका इसके साथ है वैसा ही रिलेशन आपने इसके साथ बनाना है। तो यहाँ देखिए यहाँ सर्कल है और यहाँ पर है ट्राइंगल और यहाँ पर रिवर्स हो गया पोजीशन, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल आ गया है। अब ये देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पेंटागन है, तो नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, पेंटागन यहाँ आ जाएगा और स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और पेंटागन डबल हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही आसान है। 12 जो है वो 21 हो गया है, नंबर जो है वो रिवर्स हो गए हैं, तो यहाँ 14 जो है वो क्या बन जाएगा, 41 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर जो बीच का पाथ है वो कलर्ड हो गया है और ये वाला पोर्शन आपका वाइट रह गया है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ ऑलरेडी ये कलर्ड है तो ये पोर्शन वाइट रह जाएगा, आसपास का ये जितना एरिया है ये सारा ब्लैक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ देखिए सेम पार्ट है बट ये जो कर्व फिगर है वो स्ट्रेट हो गई है, तो यहाँ पर ये कर्व फिगर जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक आपने क्या करना है, इस फिगर को कंप्लीट करना है। सबसे आसान तरीका है हम इस फिगर को यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं और हम ढूंढते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। तो बच्चों ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो कम्प्लीटली इस पर फिट हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये आपके पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये फिगर यहाँ बन नहीं रही, ये बन नहीं रही और ये बिल्कुल आउट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये फिगर कुछ ऐसे बनती है, ठीक है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं हाफ से थोड़ा सा कम है ये, तो हमारा ये ऑप्शन रूल आउट हो जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब हम यहाँ इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ट्राइंगल जो है वो रिवर्टेड है, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी मिरर इमेज की क्वेश्चन है। देखिए इसकी मिरर इमेज क्या बन जाएगी, रिवर्स बन जाएगी इस तरह से। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं इस पर, अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो इसकी मिरर इमेज क्या बन जाएगी, तो इसकी मिरर इमेज यूं बन जाएगी, ठीक है, रिवर्स हो जाती है ना इसमें। तो इसमें ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो ये रिवर्स हो जाएगा और ट्राइंगल जो है वो इस साइड चला जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें क्या हो जाएगा, मिरर इमेज रिवर्स हो जाएगी तो प्लस का निशान इस तरफ आ जाएगा और देखिए प्लस का निशान इधर नहीं है, इधर नहीं है, इन दोनों में से ये जो है आपका सही फिगर हो जाएगी, क्योंकि ये जो लाइन्स है वो राइट हैंड साइड पर चले जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, 30, 31, 32। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पंचिंग पर हैं कि किस प्रकार से पैटर्न बनेगा। पेपर को इस तरह से फोल्ड किया है, फिर पेपर को इस तरह से फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद ध्यान से देखना, इसको इस तरह से फोल्ड किया है, यानी इस तरह से फोल्ड किया है। तो जब मैं इसको खोलूंगी तो मेरे 3 गोले यहाँ पर भी आएंगे।
तो नेचुरली 3 गोले यहाँ है तो 3 गोले यहाँ और 3 गोले यहाँ, 3 गोले यहाँ, 3 गोले यहाँ, 3 गोले यहाँ, 3 गोले यहाँ। तो मेरे पास कौन सा पैटर्न बन जाएगा? आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए 3 3 3 3 3, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपने ही करना है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए पेपर को ऐसे फोल्ड किया और यहाँ पंच कर दिया। तब यहाँ पंच करके मैं खोलूंगी तो ये पंच यहाँ आ जाएगा, ये ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा और ऐसे ही नीचे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सी फिगर आ जाएगी? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, पेपर को इस तरह से फोल्ड किया, इस तरह से फोल्ड किया और ये बना दिया। अब देखो ये इधर बनाया है तो ये इधर भी बनेगा, ये सेम फिगर इधर भी बनेगी और ये फिगर इधर भी बनेगी ऐसे। तो हमारे पास कौन सी फिगर आ जाएगी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। पेपर को इस तरह से फोल्ड किया, फिर इस तरह से फोल्ड किया। देखो ये वाला निशान फिर से आ रहा है, इसका मतलब ये फोल्ड इधर हो रहा है, डबल हो रहा है, तो ये डबल इधर भी आएगा जब ये पेपर खुलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कितने फोल्ड हो रहे हैं? 3 फोल्ड हो रहे हैं। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये वाली फिगर हर 4 ब्लॉक्स में रिपीट हो जाएगी। तो जब ये 4 ब्लॉक्स में रिपीट होगी तो हमारी फिगर कैसी आएगी? तो हमारी ये देखो ये 4 ब्लॉक्स में होती है तो ये रिवर्स ऐसे हो जाएगी, इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है कि हमने ये देखना है कि इन फिगर्स का इस्तेमाल करते हुए हम इसमें से कौन सी फिगर बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने इसको ढूंढना है। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है तो ये रूल आउट हो गया। और दूसरी बात आपने देखना है कि ये जो कटआउट्स है ये कहाँ बन रहे हैं? ये कटआउट्स यहाँ पर बन रहे हैं, है ना। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इस फिगर को। देखो इस फिगर को देखने के लिए ये फिगर और ये फिगर यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, यहाँ नहीं बन रही है, यहाँ नहीं बन रही, यहाँ नहीं बन रही, ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने फिगर देखनी है 35। तो ये देखिए यहाँ बीच में लाइन नहीं है, यहाँ पर बीच में एक्स्ट्रा स्क्वायर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ देखिए ये स्क्वायर भी बन रहा है और ट्रायंगल भी है और इसके साथ जॉइंट भी है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 में आपने देखना है, देखो बेटा ये जो लाइन है ये कहाँ बन रही है? ये लाइन देखो यहाँ नहीं बन रही है, यहाँ बन रही है, ये लंबी जा रही है, ये भी रूल्ड आउट हो गया। तो सबसे पहले आपने देखना है कहाँ बन रही है ये लाइन। ये लाइन यहाँ बन रही है बट उसके साथ ये वाली लाइन नहीं आ रही है, ये लाइन इसमें नहीं आ रही है। तो ये लाइन आपकी यहाँ पर आ रही है, देखो ध्यान से, और ये कंप्लीट एंगल ऐसे बन रहा है और ये दो ट्रायंगल को जोड़ देंगे तो ये आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे जो 4 क्वेश्चन आएंगे उसमें ये जो फिगर यहाँ पर बनी होगी वो इन चारों फिगर्स में से कहाँ पर एम्बेडेड है, यानी कहाँ पर छुपी हुई है, वो हमने देखना है। तो ये देखो ये तो रूल्ड आउट हो गया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ही है, ये भी रूल्ड आउट हो गया। अब रह गई ये दोनों। अब यहाँ देखो ये लाइन सीधी ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर ये लाइन है तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब हमारे ये देखो ये ऐसे बनी और ये सीधी लाइन आ गई। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं 38 नंबर पे। हमने इस प्रकार के फिगर देखनी है। देखो ये यहाँ तो बन ही नहीं रही है, यहाँ पर सीधी लाइन नहीं है तो ये भी आउट हो गई, यहाँ पर भी सीधी लाइन नहीं बन रही तो ये भी रूल्ड आउट हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे और इस प्रकार से ये फिगर इसके अंदर छुपी हुई है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फिगर को देखना है। यहाँ देखिए इसके साथ नहीं जुड़ रहा, इसके साथ भी नहीं जुड़ रहा, इसके साथ भी नहीं जुड़ रहा, यहाँ पर ये फिगर पूरी दिख रही है। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट फिगर है क्वेश्चन नंबर 40। अब यहाँ हमने देखना है कि 2 ट्राइंगल्स बने हुए हैं। अब ये 2 ट्राइंगल्स कहाँ बन रहे हैं? यहाँ बन रहे हैं, बट इसके साथ बीच में ये लाइन नहीं है तो ये रूल्ड आउट हो गया। ये 2 ट्राइंगल्स यहाँ पर है, तो यहाँ देखिए ये लाइन यहाँ पर आ रही है, ये इधर भी है, ये भी है, ये भी है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब हम आते हैं अपने मैथ्स के यानी कि अंक गणित परीक्षण पे। इसमें क्या करना है, हमारे पास मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, ये डेसिमल की एक्सपेंडेड फॉर्म है तो हमने लिखनी है, ये हो गया 5.0 लगा देंगे। अब इसको हम डेसिमल में बदलेंगे तो जितने जीरो होंगे उतने हम स्थान छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7.7। तो हम यहाँ लिख देंगे 7.7। अब 7/100 है तो हम इसको डेसिमल में बदलेंगे तो नीचे 2 जीरो है, 2 स्थान छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.07। और नेक्स्ट है 77/100
1000। तो क्योंकि नीचे 3 जीरो है तो 3 स्थान बनाएंगे और फिर हम डेसिमल लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, 7 और 7। ठीक है, अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। 7, 7 और 7 14 हासिल 1, 8, 7 और 5 12। तो 12.847 जो है हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने इसको मिलाने से हमें ये प्राप्त होगा। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने 41/2/3 लिखना है और कितने इसके लिए हमने x की वैल्यू निकालनी है 1/6 लिखना है। अब हम इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने पर हमें मिलेगा 123 और 2 125/3 बराबर है, ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाय 1/6। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 6 को हम ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे ले आएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 125 गुणा 2 यानी कि आंसर आ गया 250। तो x की वैल्यू आ गई 250। तो इसका मतलब कितने x हमें 1/6 चाहिए, 250 हमें 1/6 चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी 99,99,999। ठीक है, उसमें 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी संख्या आ गई, ये वाली आ गई, 1 करोड़। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 घंटियां हैं जो 9, 12 और 15 के अंतराल में बजती हैं। तो यदि वो एक साथ बजी हैं तो 8 बजे अगर एक साथ बजी हैं तो दोबारा कब बजेंगी। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमने एलसीएम निकालना होता है। हमने 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ये देखिए नीचे प्राइम नंबर्स आ गए। 5 चौक 20, 20 तिया 60 और 60 तिया 180। 100 का मतलब 180 जो है वो मिनट है। अब ये 180 मिनट को हमने घंटे में बदलना है। देखो बेटा जब हम घंटे से मिनट में बदलते हैं तो हम 60 से गुणा करते हैं। जब हम मिनट से घंटा करेंगे तो हम रिवर्स करेंगे क्योंकि हम छोटे में बड़ा निकाल रहे हैं। तो इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 घंटे बाद। तो अभी 8 बजे हैं तो नेक्स्ट घंटी जो है वो आपकी बजेगी। 8 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा ऑप्शन बी यानी कि 11 बजे अगली घंटी ये जो है तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। नेक्स्ट आते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। आपको पता है अभाज्य संख्या जो है वो 2 से शुरू होती है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, 7, इस प्रकार से संख्याएं होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम, विषम का मतलब क्या है, ऑड नंबर। अभाज्य मतलब जो अपने पहाड़े के अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आती, यानी प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, विषम में। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर हम 99 लेते हैं तो ये 11 के पहाड़े में आता है। 98 है, इवन नंबर है, ये भी आएगा। तो 97 है जो हमारा प्राइम नंबर में आता है। ठीक है, तो अब इन दोनों का योगफल करना है, यानी 3 और 97 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। देखो 5 मीटर और 8 सेंटीमीटर। 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100, 5 में होंगे 500, 500 जमा 8, 508 होना चाहिए था, तो ये तो गलत है। अब है 7 मीटर और 55 सेंटीमीटर। 7 मीटर मतलब 700, 700 जमा 55, 755 होना चाहिए था सेंटीमीटर, तो ये भी गलत है। अगला है 2 किलोमीटर और 70 मीटर। 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, तो 2 में हो जाएंगे 2000, 2000 में 70 जोड़ेंगे तो 2070 होना चाहिए, तो ये भी गलत है। 6 किलोमीटर और 11 मीटर। तो 6 किलोमीटर मतलब 6000, 6000 जमा 11, 6011 मीटर, तो ये है हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट है कि ये संख्याएं दे रखी हैं, इनको बढ़ते हुए आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा हमने करना है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये देखिए ये 1000वें स्थान पर 5 है, उसके बाद ये 10वें स्थान पर 5 आया और उसके बाद ये जो है वो 10th प्लेस पर आया। ठीक है, 10th प्लेस पर आने के बाद यहाँ देखिए उसके बाद ये इकाई के स्थान पर आया और उसके बाद 5.5 है, यानी कि उसके बाद इकाई के स्थान पर तो है ही, 1/10वें स्थान पर भी 5 है। आप सबको पता होगा डेसिमल में हम किस प्रकार से नंबर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आप इसे ऐसे गुणा कर लीजिए, ये देखिए 18 पंजे 90, 30 तिया 90। ठीक है, पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, मैं दूसरे फ्रैक्शन में समझा देती हूँ। देखो 7 28 में बदल रहा है, इसका मतलब 4 से गुणा हो रहा है। 7 चौक 28, तो जो संख्या नीचे गुणा होगी वही संख्या ऊपर भी गुणा होगी, तो ये हो गया 5 चौक 20। ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। चलिए अब हम अगले को देखते हैं। यहाँ देखिए 18 दूनी 36, 18 दूनी 54, 18 चौक 72, यानी 4 से गुणा हो रहा है और ये भी 4 से गुणा हो रहा है, तो ये भी 36/72 आ रहा है। अब यहाँ देखिए 9 के पहाड़े में 25 कभी नहीं आता, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार का मासिक खर्च इस प्रकार से है, रसोई पर इतना खर्च हुआ है, शिक्षा पर इतना, परिवहन पर इतना, विविध खर्च इतना। तो इस परिवार का कुल मासिक खर्च जो है वो हमने राउंड द फिगर करना है, किसमें, 1000 में करना है। तो अगर मैं इन चारों को जोड़ूं तो मेरा आंसर आ रहा है 20,363 रुपए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, निकटतम थाउजेंड्स में करना है। तो 1000 के लिए मुझे हंड्रेड्स देखने पड़ेंगे। ये 500 से संख्या कम है, जब 500 से कम होती है तो ये कहाँ चली जाएगी, ये 0 में हो जाएगी। तो मेरा आंसर आ जाएगा 20,000। सवाल में है कि एक विक्रेता ने कुछ नींबू 7 रुपए के 5 नींबू के भाव से खरीदे हैं और बेचे कैसे हैं, 2 नींबू 350 रुपए के भाव से बेचे हैं। तो इस प्रकार 100 नींबू बेचने पर उसे लाभ होगा या हानि, ये हमें बताना है। तो चलिए हम करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने खरीदे किस भाव से हैं। देखिए, उसने 5 नींबू खरीदने हैं 7 रुपए के, तो एक नींबू आएगा 7/5 रुपए का, यानी ये उसका क्रय मूल्य हो गया। अब बेचे कैसे हैं उसने, 2 नींबू जो हैं वो 3 रुपए 50 पैसे के भाव से बेचे हैं। तो एक नींबू की कीमत हो जाएगी 3 रुपए 50 पैसे डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1 रुपया 75 पैसे के भाव से। ये उसका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालने हैं 100 नींबू की कीमत। तो अगर हम क्रय मूल्य के हिसाब से उसकी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो ये आपकी आ जाएगी 140 रुपये। ठीक है, और अगर हम 1 रुपया 75 पैसे के 100 नींबू बेचता है तो हम दशमलव को अगर हटा देते हैं तो 100 से 100 कट गया और ये हो गया 175 रुपये। तो यानी खरीदे उसने 140 में, बेचे उसने 175 में, यानी उसको लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 175 में से 140 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35 रुपये। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, 35 रुपये का उसको लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल निकालना है। अब 80 के बाद आता है 81, ये भी टेबल में आता है, 82 भी आता है, 83 नहीं आता किसी की टेबल में, फिर 84 है, 85 है, फिर 86 है और लास्ट में आ गया 87। 87 भी आता है ना, किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 88 भी आता है 11 की टेबल में। तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ गया 89, यानी मुझे 83 और 89 को मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी आई विल गेट दिस आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसे हमने सरल करना है, 5 3 15 और 2, ये आ गया 17/3। ठीक है, माइनस 6 दूनी 12 और 5 17/6 माइनस 12 3 36 और एक हो गया 37/12। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम इन 3 6 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं और हमारा एलसीएम आ जाता है 12। तो हम 12 से हम हर एक को उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 चौक 12, 17 चौक 68 आ गया यहाँ पर। फिर हम माइनस का निशान लगाएंगे, 17/6 है, इसको हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 17 दूनी 34 आ गया, माइनस का निशान लगाएंगे। ये देखिए अब 37 और 12 को करेंगे, 37 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो आंसर आ जाएगा 37। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस को पहले हम एक साथ जोड़ लेते हैं, 7 और 4 11 से लेकर, और ये आ गया 71। 68 माइनस 71 ये आ गया आपका -3। ठीक है, और नीचे आ गया 12 और इसको हम काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1/4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 1.3 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार मेजों को किनारों से किनारे मिलाकर इस प्रकार बनाया गया कि एक बड़ी आयताकार मेज प्राप्त हुई। तो इस मेज का परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने मेज बनानी है, फिर उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें देखनी पड़ेगी क्या है। तो चलिए हम एक मेज बनाते हैं। ये 1.3 है, ये देखो 1.3 है, ये दूसरी भी 1.3 है, तीसरी भी 1.3 है और चौथी भी 1.3 है। ठीक है, ये तो हमारी 4 मेज होगी। अब इनकी चौड़ाई कितनी है, क्योंकि ये वर्गाकार है तो इनकी चौड़ाई जो है 1.3 होगी। अब हम क्या करते हैं, इन सारों को ऐड कर लेते हैं। 1.3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5.2। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5.2, क्योंकि हमारी 2 लंबाइयाँ आ गई। अब 2 चौड़ाई के लिए 1.3 परिमाप निकालना है ना हमें। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10.4 प्लस 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2.6। तो हमारा आ जाएगा
मीटर आंसर। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक बार चार्ट दिया हुआ है जिसमें एक विद्यार्थी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंक दिखा रखे हैं। तो हमें प्राप्त अंकों का औसत निकालना। औसत का मतलब क्या होता है, जितने हमने नंबर दिए हैं डिवाइडेड बाय जितनी संख्या के नंबर है। सपोज अगर मैंने 5 दोस्तों के नंबर निकालने हैं तो 5 दोस्तों के नंबर निकाल के पाँचों के नंबर निकाल के मैं डिवाइडेड बाय 5 से कर दूंगी, क्योंकि जितनी संख्या के नंबर मैंने उसमें ऐड किए हैं। ठीक है, अब मुझे इसका अगर औसत निकालना है तो मैंने कितने विषय लिए हैं, मैंने विषय लिए 4, तो मैं इन सब का टोटल करूंगी और उसको 4 से डिवाइड कर दूंगी। तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले इंग्लिश का देखती हूँ। इंग्लिश हमारा 80 आ रहा है, हिंदी हमारा देखो 60 और 80 के बीच में है तो ये नंबर हो जाएगा 70। उसके बाद मैथ्स जो है हमारा 80 और 100 के बीच में है तो ये हो जाएगा 90। और विज्ञान जो है वो हमारा आ रहा है 60। ठीक है, तो हमारा टोटल आंसर आ गया 300 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि उत्तर आ गया औसत 75। देखो मैंने 4 क्यों लिया है, क्योंकि मैंने 4 सब्जेक्ट्स लिए हैं। तो जितने मैं संख्या में सब्जेक्ट लूँगी उतनी संख्या मैं नीचे लिखूँगी, उसी से औसत निकलता है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी यूज़ की जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। यानी ये एक वर्ग है और ये एक आयत है, इन सबके क्षेत्रफल जो है वो बराबर है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 मीटर है। देखो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये उसकी लंबाई होगी वर्ग की और यही वर्ग की चौड़ाई होगी। ये हो गया ना वर्ग का क्षेत्रफल। ये वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के। और आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आयत की चौड़ाई दे रखी है यानी कि ब्रेड्थ दे रखी है 28, तो हम लेंथ निकाल सकते हैं ना। देखो 3 वैल्यू दी हुई है, चौथी वैल्यू निकल सकती है। तो L की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, 28 की वैल्यू को नीचे ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, और अब हम इसको काटेंगे, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। ठीक है, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 63 जो है वो उसकी क्या आ गई है, लेंथ आ गई है। और ब्रेड्थ कितनी दे रखी थी, 28 दे रखी थी। तो अब हम आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे, 2 गुणा 63 कितना आया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 2 गुणा 28, क्योंकि 28 उसकी चौड़ाई है। 8 दूनी 16 और यह हो गया 56, और इनको जोड़ देंगे, 6 और 6 12 80, 5 और 2 7 और 1 8, 182। तो हमारा आंसर आ जाएगा 182 मीटर, उसका परिमाप निकाल लिया। तो जब भी ऐसा लगे तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर फार्मूला लगाना है, क्योंकि दोनों का जब हम आयत और वर्ग दोनों का जब हम वो निकालते हैं एरिया, तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं। वर्ग में क्या होता है, जो वही लंबाई होती है वही चौड़ाई होती है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, बट आयत में लेंथ और ब्रेड्थ अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिवर्ती कोण का माप क्या होता है। प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ना वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, याद रख लेना, और 360 से कम होता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180 से ज़्यादा पर 360 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 7/13 को 25/26 में से घटाना। अब देखो 25/26 में से मुझे 7/13 घटानी है, तो मैं क्या करती हूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेती हूँ। 13 को 26 में कैसे बदलूंगी, 2 से गुणा कर दूंगी। जब नीचे 2 से करी तो ऊपर भी 2 से कर दूंगी, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो हम 25 माइनस 14 करेंगे। 25 माइनस 14 कितना आ जाता है, 11 और बटा 26 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत आसान था क्वेश्चन, इसमें आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के आप इसे कर सकते थे आसानी से। अगला सवाल है, एक टीवी को यदि इतने रुपए में मैं बेचता हूँ, ये आपका क्रय विक्रय और मिलने का क्वेश्चन है। ठीक है, लाभ प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो मुझे एक डीलर को इतने रुपए की हानि होती है। अगर हानि होती है ना, इसका मतलब उसने इससे ज़्यादा में खरीदा होगा तभी तो उसको हानि हुई, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। 8 और 10, 9 और 10, 6 7 और 1 8, यानी उसने 18,000 का टीवी लिया था जो उसने 16,920 रुपये में बेचा, तभी तो उसको 1,080 रुपये की हानि हुई। अगर वो इस टीवी को कितने में बेचे कि उसको इतने का लाभ हो, तो इतने का लाभ के लिए क्या करना है, मुझे उसको इसकी कीमत को इसमें ऐड कर लेना है। बस लाभ में क्या करना है, लाभ कर लेना, तो मुझे एक्स्ट्रा वैल्यू देनी पड़ेगी ना उसको। तो एक्स्ट्रा वैल्यू देने के लिए मेरे पास आ जाएगा 19,080 रुपये। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये जो छायांकित भाग दे रखा है ये वाला, इसका मुझे एरिया निकालना है। इसका सबसे आसान तरीका होता है, पहले मैं पूरे का एरिया निकाल लूँ। एरिया कैसे निकालूंगी, लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दूंगी, यानी कि 15 को 15 से गुणा कर दूंगी। 15 5 75 हासिल 7, 15 का 15, 15 और 7 22, यानी कि 225 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब मुझे इसकी
क्या निकालनी है? देखो ये तो दे रखी है, बेड तो दे रखी है, बट ये नहीं दे रखी है ना, तो ये मैं कैसे निकालूंगी? यहाँ से 3 गया, यहाँ से 8 गया, 8 और 3 कितने हो गए? 11। टोटल लेंथ कितनी है? 15। तो 15 में से 11 गए, क्या बचा? 4 शेष बचा। तो मेरे पास उसकी लेंथ भी आ गई और ब्रेड्थ भी आ गई, यानी 4 और 5 को गुणा कर देती हूँ, 20 आ गया। 20 मैंने इसका एरिया माइनस कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 205 वर्ग सेंटीमीटर। तो मेरा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में दिखाया गया कोण का प्रतीक क्या? आपको पता है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो ये हमारा आ जाएगा अधिक कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण मैंने बता दिया, रिफ्लेक्स एंगल होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से भी हो सकता है, ये वाला। अब हम आते हैं पैराग्राफ वाले सेक्शन पे। गौरव और सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। कठिन परिश्रम और सतत प्रयासों से मनुष्य बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न और अद्वितीय होता है, उसके पास विशेष छिपे हुए गुण होते हैं। इन क्षमताओं का उपयोग जीवन में प्रसिद्धि, सफलता प्राप्त करने में किया जाना चाहिए। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का अनुभव कर उनका उचित प्रयोग करना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति और अथवा अटलता सफलता की कुंजी है। सबके प्रति सहनशीलता, साहस और सबसे ऊपर उद्देश्य प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति अवश्य होनी चाहिए। तो ये पैराग्राफ है। अब इस पे रिलेटेड करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मनुष्य के पास डैश प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा सफलता। दूसरा सवाल है 62 नंबर, डैश सफलता की कुंजी है? क्या सफलता की कुंजी है? दृढ़ इच्छा शक्ति। नंबर 63 है, प्रसिद्धि पाने के लिए डैश का उपयोग ठीक से किया जाना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? अपनी क्षमताओं का उपयोग ठीक तरह से किया जाना चाहिए। देखिए ये आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पैराग्राफ में भी है। नेक्स्ट है, विशेष का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? विशेष का उल्टा होता है साधारण। क्वेश्चन नंबर 65 है, छिपे से तात्पर्य क्या है? छिपे का तात्पर्य है ना दिखाई देने वाला, अदृश्य भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, दृश्य जो दिखाई दे, अदृश्य जो दिखाई ना दे। अब हम आते हैं दूसरे अनुच्छेद पर। भारत ने अनेक महान वैज्ञानिकों को जन्म दिया है और जगदीश चंद्र बोस उनमें से एक थे। उन्होंने अपना जीवन वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी को समर्पित कर दिया, जो कि पेड़ पौधों से जुड़ा था। वे भारत में ही नहीं विदेशों में भी सम्मानित थे। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 में मेमन सिंह में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनके माता पिता सदैव गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करने को तत्पर रहते थे। वनस्पति विज्ञान के प्रति उनकी रुचि बहुत कम उम्र से ही प्रारंभ हो गई थी। उन्होंने किसानों के साथ खेतों में अपना बहुत सा समय बिताया। अपने बचपन से ही उन्हें प्रयोग करना और प्रकृति के नियमों को समझना अच्छा लगता था। तो अब हम आते हैं इसके प्रश्नों पर। जगदीश चंद्र बोस एक महान क्या थे? ये थे महान वैज्ञानिक। 67 नंबर है, जगदीश चंद्र बोस की जन्म तिथि क्या है? यह है 30 नवंबर 1858। नेक्स्ट है, डैश उनकी रुचि बहुत कम उम्र से प्रारंभ हो गई थी। ये थी वनस्पति विज्ञान में, पेड़ पौधों से संबंधित। समर्पित शब्द का आश्रय क्या होता है? समर्पित का मतलब अपना सबको सौंप देना, यानी कि सौंपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत से बाहर के लिए अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? ये प्रयोग किया गया है विदेशों में, देश विदेश। अनुच्छेद नंबर 3, हेलन किलर एक अमेरिकी लेखिका, पूर्णतः दृष्टिहीन थी, परंतु फिर भी उसने इतनी पुस्तकें पढ़ी कि जितनी हम में से अधिकतर आंख वाले भी नहीं पढ़ सकते। उसने पुस्तकें भी लिखी। वह बहरी थी, फिर भी वह संगीत का आनंद उनसे अधिक लेती थी जो सुन सकते थे। 9 लंबे वर्षों तक वह बोल नहीं सकती थी, किंतु बाद में अमेरिका के अनेक स्थानों पर उसने भाषण दिए। यही नहीं, उसने अपने जीवन पर चलचित्र बनाए और उनमें अभिनय भी किया। यह सब अपनी सभी अक्षमताओं को दूर करने के लिए हेलन किलर की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण संभव हुआ। तो ये वह आपका पैराग्राफ है। अब उससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर करते हैं हम। पहला है, हेलन किलर देख नहीं सकती थी क्योंकि वह दृष्टिहीन थी। नेक्स्ट है, बहरी होते हुए भी वह डैश का अति आनंद लेती थी, तो इसमें आएगा संगीत। नेक्स्ट है, लेखक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो पुस्तकें लिखता है। अब जो शासन करता है उसे हम कहते हैं शासक। जो चलचित्र को बनाता है उसे हम कहते हैं फिल्मकार। जो चलचित्र में काम करता है ये होता है अभिनेता या अभिनेत्री। ठीक है, ये दोनों शब्द आ सकते हैं, तो ये आप याद कर लेना वाक्यांशों के एक शब्द में। नेक्स्ट है, हेलन ने डैश के बारे में कुछ चलचित्रों का निर्माण किया था। इसमें आंसर आएगा दृष्टिहीनों के जीवन के ऊपर। नेक्स्ट है, अनुच्छेद में उद्देश्य की दृढ़ता के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? यह प्रयोग किया गया दृढ़ इच्छा शक्ति का। नेक्स्ट हम आते हैं अनुच्छेद नंबर 4, ईमानदारी का तात्पर्य है सत्यता। इसका अर्थ है हर प्रकार के बुरे उद्देश्यों से मुक्ति। ईमानदारी का आशय है स्वच्छ और निष्कपट होना। निष्कपट का मतलब होता है मन में कुछ भी बैर द्वेष की भावना ना रखना।
न केवल दूसरों के प्रति अपने व्यवहार में बल्कि अपने प्रति भी ईमानदार होना। जब कोई व्यक्ति अपने चरित्र व्यवहार से स्वच्छ और निष्कपट होता है तो हम कह सकते हैं कि वह ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार व्यक्ति का सब सम्मान करते हैं, समाज में उसकी स्थिति सम्मानजनक होती है। ईमानदारी एक महान गुण है जो सदा लाभकारी होता है। किसी को भी सच्चाई की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यह हमारा पैराग्राफ। तो पहला सवाल है, ईमानदारी का अर्थ क्या होता है? ईमानदारी का अर्थ होता है सच्चाई। दूसरा है 77 नंबर, ईमानदारी का तात्पर्य हर प्रकार के डैश उद्देश्यों से मुक्ति। तो इसमें आएगा बुरे उद्देश्यों से मुक्ति। नेक्स्ट है, ईमानदार व्यक्ति के प्रति सब लोग सदा क्या करते हैं? सब लोग सदा सम्मान करते हैं। नेक्स्ट है, ईमानदार शब्द किसका विपरीतार्थक है? ईमानदार का उल्टा क्या हो जाएगा? बेईमान। तो देखो, बे लगाकर हम बहुत सारे शब्दों का विपरीतार्थक शब्द बना लेते, जैसे बेइज्जत, बेगुनाह, गुनाह मतलब गुनाहगार, बेगुनाह मतलब जिसने नहीं किया हो, शर्म, बेशरम। ठीक है। और आज का जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो है निष्कपट शब्द क्या है? अब निष्कपट जो है ये अपोजिट वर्ड्स में आता है ना, कपटी, निष्कपट। तो ये जितने भी विपरीतार्थक शब्द होते हैं बेटा, ये सारे विशेषण होते हैं। ठीक है। मोटा, पतला, गोरा, काला, ऊंचा, ऊंचा मकान, नीचा मकान, ऊंची पहाड़ी। तो ये सब किस में आएगा? ये आएगा विशेषण में। तो इसके साथ आपका ये नवोदय का सैम्पल पेपर 1 खत्म होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें मैं अगले सैम्पल पेपर को के सॉल्यूशन के साथ आऊँगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में।